खूब मेहनत चल रही है। जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है। जो लोग इस अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अप्रैल का अटेम्प्ट देंगे, अभी वाला अटेम्प्ट नहीं देना है। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर को सारे बच्चों को देना चाहिए। एटलीस्ट या तो आप अच्छा स्कोर करेंगे या फिर एटलीस्ट ये सीखेंगे। 2-3 तरह के बच्चे हो सकते हैं जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। एक वो जो लगातार तैयारी कर रहे थे, खूब मेहनत करते चले आ रहे हैं, अभी भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? खूब मेहनत चल रही है। जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट माना जाना चाहिए। सारे बच्चे उसके लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग इस अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अप्रैल का अटेम्प्ट देंगे, अभी वाला अटेम्प्ट नहीं देना है। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर को सारे बच्चों को देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट या तो आप अच्छा स्कोर करेंगे या फिर एटलीस्ट ये सीखेंगे कि यार इतना पढ़कर अगर इतना लाया जा सकता है तो शायद हम और अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि पेपर हमारे मतलब का आता है। तो और कुछ नहीं तो यार एक आदमी मोटिवेट हो सकता है इस अटेम्प्ट को देखने के बाद। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि एक बच्चे का एक बड़ा अच्छा परसेंटाइल आए, ताकि अब से लेकर जेई एडवांस के पेपर तक वो सिर्फ एडवांस की तैयारी करे। बहुत पॉसिबिलिटी। तो जहां तक सवाल है, अगर मैं एक जनरल डिस्कशन करूं, ये एक नॉर्मल वीडियो होगा जिसमें हम बिल्कुल भी किसी भी चीज को किसी भी तरह से कुछ ऐसे डिस्कशन पर इन्वॉल्व नहीं होंगे जो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, हम इस तरह के कोई डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसका रीजन है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि उसको किस तरह से अपने पूरे पूरे टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, हम मेनली और ये बहुत अजीब सा भी है कि अगर हम इस तरह की कोई वीडियोस कहीं पर भी देखते हैं कि 5 दिन में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, 4 दिन में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इस टाइम पर सोशल मीडिया में जितने भी तरह के कुछ ऐसे वीडियोस जो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं लेकिन आप उसको जनरलाइज वे में प्रचार कर रहे हैं, जिसका ये बिल्कुल गलत। हम लोग भी इस वीडियो के अंदर एक नॉर्मल सा डिस्कशन करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई ये चीजें तो करनी चाहिए। एक बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको इतनी बातों का तो ध्यान देना चाहिए और ऐसी ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एंड दिस इज जनरल। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आपके किसी इंडिविजुअल को परेशान करेगा कि नहीं यार हम तो ऐसा नहीं करते, सर ने कुछ ऐसा करने के लिए कहा है तो क्या मैं अपना प्लान चेंज करूं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसा जनरल डिस्कशन जो सारे बच्चों को नॉर्मली फॉलो करना चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। तो देखो, बचे हुए टाइम को सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि बचे हुए टाइम को हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। 2-3 तरह के बच्चे हो सकते हैं जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। एक वो जो लगातार तैयारी कर रहे थे, खूब मेहनत करते चले आ रहे हैं, अभी भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत शायद नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सीरियसली इस एग्जाम को नहीं ले रहे हैं, या किसी भी वजह से उनकी तैयारी अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। और एक ऐसी भी कैटेगरी जरूर होगी जो ये सोच रही होगी कि क्या बचे हुए दिनों में भी हम जेई मेंस में अच्छा सिलेक्शन ला सकते हैं। तो देखो, इन तीनों लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि अगर शुरू से लगे हुए थे तो लास्ट के 30 दिनों में छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, पहली बात। यानी अगर आपको लगता है कि सर इतनी मेहनत की है अब थोड़ा सा आराम कर ले, तो यह गलत। अभी भी 30 दिन बचे हैं। इतने दिनों तक लगे हुए थे तो बचे हुए 30 डेज में भी खूब मेहनत करना और ज्यादा मेहनत करना। जो लोग अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहे थे उनसे भी यही बोलूंगा, 30 दिन कम नहीं है। अगर आप चीजों को समझदारी से करें तो काफी हद तक बेटर स्कोर ला सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन लोगों से भी अच्छा स्कोर ले आओगे जो सालों एक एक 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जितना आपका स्कोर आ सकता था उससे कहीं बेटर स्कोर आ सकता है अगर आप बचे हुए 30 दिन में अच्छा कोशिश करें। और जो लोग आज जाग रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि क्या 30 दिन में कुछ कमाल हो सकता है, तो मैं उनसे यही बोलूंगा, कमाल यही हो सकता है कि अगर आप ना पढ़ के पेपर दें और इस 30 दिन में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करके पेपर दें तो परसेंटाइल में जबरदस्त डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कितनी परसेंटाइल होगी इसके बारे में तो नहीं कह सकते, बट आपको परसेंटाइल में डिफरेंस जरूर देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए कि इस बचे हुए 30 दिन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो कि ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो करना है वो तो उसको खुद ही करना है, जो नहीं करना चाहिए वो क्लियर है। बिकॉज नहीं करना इज जनरलाइज्ड, आप समझ रहे हैं, बट करना इज नॉट जनरलाइज्ड। नहीं करना इज जनरलाइज्ड, मतलब ये तो करना ही नहीं चाहिए भाई, मैं पूरे पूरे 24 घंटे सोऊंगा, गलत है सर, ये तो किसी को नहीं करना चाहिए। सो दिस इज जनरलाइज्ड। लेकिन सर मुझे सुबह
तुम्हें 6 से लेकर 8 पढ़ाई करनी है, दिस इज नॉट जनरलाइज। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। हां, लास्ट के 10-15 दिनों में जरूर ऐसा करना चाहिए कि उसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक, उसका जो दिमाग की घड़ी है, उसको कुछ उसी तरह से ढाल लेना चाहिए जिस हिसाब से उसको अपना जेईई मेंस का पेपर देना है, जिस शिफ्ट में उसका पेपर हो। क्लियर? खैर, तो अगर मैं कुछ बातों को इसके अंदर उठाऊं कि भाई क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से 2-3 पॉइंट्स ऐसे लिखने की कोशिश की है जो ये बताती हैं कि भाई ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल है, मतलब एक जनरल मनाही की गई है। बड़े लोग, पुराने लोगों ने, उन लोगों ने जिनको खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है, जिनका स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जिनके पास है, उन लोगों की राय से ये तो जरूरी है कि आप कोशिश करें इस चीज को अवॉइड करने की। और वो चीजें क्या क्या है मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूं आपको। आप किसी भी तरह से किसी नए मटेरियल को प्रैक्टिस करने के चक्कर में मत रहिएगा। दोस्त यार इधर उधर के वीडियोस, दुनिया भर के लोग आपको बताएंगे कि इस टाइम पर यह लगा लेना चाहिए, ये एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इस किताब से बहुत ज्यादा आते हैं, आज हमें इस किताब को लगा लेना चाहिए, इस किताब को पढ़ोगे तो एग्जाम्स के अच्छे सवाल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी नए मटेरियल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आज आप कोई नई किताब खरीद रहे हैं, आज आप कुछ नया मटेरियल लेके आए हैं, आप किसी नए कोचिंग के, नए इंस्टीट्यूट के नए मॉड्यूल्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस एग्जाम की आप बात कर रहे हैं वो एग्जाम बहुत प्रिडिक्टेबल है, उसमें क्या पूछा जाता है ये बच्चे वो भी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और वो भी जानते हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी नए मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह से। फिर क्या करना चाहिए हम अभी बात करते हैं। अवॉइड वॉचिंग वीडियोस, जो हमारे लेक्चर्स के वीडियोस होंगे उनको बार बार देखना। सर ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो ऑनलाइन बैचेस के बच्चे रहे होंगे, वो इन वीडियोस को अगर बार बार देखें कि नहीं सर मुझे तो मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और मैं मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज आपकी वीडियोस से करूंगा, तो सर मैं बार बार आपका पहला लेक्चर देखूंगा, दूसरा लेक्चर देखूंगा। अब भले ही आप स्पीड बढ़ा के वो लेक्चर देखें, लेकिन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये काम तो ना करें कि आप रिवीजन करने के लिए लेक्चर्स को देख रहे हैं, ये तो सही नहीं लगता। यानी वीडियोस को बार बार देखकर आप उससे रिवीजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। ठीक, क्या करना चाहिए हम इस बारे में बात करेंगे। डोंट गो फॉर कॉन्सेप्ट्स विच आर नॉट रेलेवेंट। कई बार हमें पता नहीं रहता और हम भावनाओं में ऐसा बह जाते, जो कि नॉर्मली रहता भी है। जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब बात सिर्फ वो सारी चीजें सीखकर किसी एक बहुत बड़े एग्जाम को क्रैक करने की बात नहीं। अब बात यह है कि यार जितना मैक्सिमम आउटपुट मैं दे सकता हूं वो मैक्सिमम आउटपुट मैं देना चाहता हूं, ताकि मेरा स्कोर सबसे अच्छा निकल के आए, वो स्कोर आए जो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे में कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको लगता हो, कोई बहुत इररिलेवेंट सा आपको लगता हो, जो कि जनरली टीचर्स भी क्लास में बता देते हैं कि भाई ये मेंस में आने की उम्मीद काफी कम लगती है, लेकिन फिर भी एडवांस लेवल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आपके लिए रिलेवेंट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेंस में नहीं पूछी जाती, और वो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एडवांस में पूछी जाती। तो ऐसे में वो टीचर्स जितने भी हैं वो पहले ही बता देते हैं, देखो ऐसा है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, बट उम्मीद कम करते हैं कि इसके अंदर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पर कोई सवाल या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन पर कोई सवाल वो पूछेगा। कुछ हल्के हल्के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना सकता है, मेंस लेवल पर कुछ हल्की हल्की बातें कर सकता है। आप इन चीजों पर कंसंट्रेट करिएगा, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी। तो हमें रिलेवेंट चीजों पर कंसंट्रेट करना है। जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे टीचर्स ने जिन चीजों पर जोर दिया है, जिन चीजों को हमने महसूस किया है कि यार ये एग्जाम्स में हमने देखी है, मेंस के पेपर में हमने पीवाईक्यूज में इन चीजों को देखा है, आप उन्हीं पर कंसंट्रेट करेंगे। इसके अलावा उल्टी सीधी चीजों पर कंसंट्रेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सर ये भी बड़ा क्लियर है सर, उल्टे सीधे लंबे लंबे सवालों की प्रैक्टिस ये सोच के करना कि मैं तो करके ही छोड़ूंगा सर, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सवाल दिया सर, मैं इसको पूरा बना के छोड़ूंगा, अरे उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज लेंदी प्रॉब्लम्स या बहुत टफ प्रॉब्लम्स मेंस नहीं पूछता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यार देखो, ईगो की बात अलग है, लेकिन आज समय की मांग कुछ और है। मैं जनरली जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जब तैयारी शुरू करते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं, माथा फोड़ो, लगे रहो, किसी एक प्रॉब्लम पर अगर 1 घंटा भी लग जाए तो सर फोड़ो। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इतना कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर, हम अननेसेसरी किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर अपना सर फोड़ आए, और मान लीजिए वो सॉल्व भी हो गई तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चांसेस उसके आने के कम थे, और उस 1 घंटे में मैं 20 सवाल और कर सकता था प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज कर सकता था, जो मैंने अवॉइड किया, जो मैंने टाइम वेस्ट किया। तो इसलिए अननेसेसरी बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स को करने
करना या बहुत मुश्किल सवालों को इस टाइम पर सॉल्व करना, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि सर इस टाइम पर सिलेबस हमारा चल रहा है, कुछ जगहों पर सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट भी हो गया है, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा भी दिया जाता है, लेकिन उसमें बच्चे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बिल्कुल सीख ही नहीं सकता, सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आती, सर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, सर मुझे पर्टिकुलर चीज केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में मैं सीख नहीं सकता, सर प्रोबेबिलिटी सीखने की सर जीरो है सर। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, इसमें भी मैं कुछ अपनी बात थोप नहीं रहा हूं, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट मेरा सजेशन है किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ के जाना समझदारी नहीं। उसका रीजन ये है सर, ठीक है मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लगता है, क्यों? क्योंकि सर मुझे वो डिटेल्ड बातें समझ में नहीं आती, सर डाइप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन हो रहा है, सर दुनिया भर की अल्फा निकालो, अल्फा 2 निकालो, सर न जाने क्या क्या क्लासेस में पढ़ाया जाता है, सर मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन तुम्हें यह भी तो बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आपसे किसी वीक एसिड की पीएच निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आपको कभी एनायनिक हाइड्रोलिसिस का सवाल आए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। जनरली सवाल बफर्स के ऊपर बनते हैं, तो अगर आपको पहचानने में आ गया कि ये बफर है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आप इससे ज्यादा डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो कम से कम किसी भी चैप्टर को किसी भी वन शॉट वीडियो को देखकर या क्लास के लेक्चर नोट्स को ही पढ़कर कम से कम इतना तैयार तो कर सकते हैं कि अगर सवाल किस टॉपिक पर पूछा गया है तो उस पर लगने वाला डायरेक्ट फॉर्मूला वो तो लगा सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलिएगा अगर आपकी किस्मत बहुत खराब ना हुई तो आपको वही सवाल मिलेगा जो आप सोच के गए, आप ये मान के चलिएगा, क्योंकि वो सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होंगे। मैं कई बार बोलता हूं, फिर बोलूंगा, एनटीए बहुत प्रेडिक्टेबल है, आप अननेसेसरी दिमाग मत लगाइए। वो अब तक जो पूछते चले आ रहे हैं पिछले 5 सालों से, पिछले 6 सालों से, मेंस के पेपर ऑलमोस्ट एक ही जैसे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इस बार भी कुछ बहुत कमाल नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो सब इतना रिलेवेंट होगा कि आपको कहीं कुछ नयापन नहीं लगे। इसलिए बहुत ज्यादा समझदारी है कि आप चीजों को जरूर समझें। मेरा सजेशन हमेशा से यह रहा है कि कभी भी किसी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिन बच्चों का पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं वो पीवाईक्यूज से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज को देखकर वो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जेई पर्टिकुलर सब चैप्टर में किस सब टॉपिक पर ज्यादा सवाल पूछ रहा है। मैं पीवाईक्यूज से उस सब टॉपिक को पढ़ सकता हूं और उसके बाद उसके ऊपर लगे आए हुए पीवाईक्यूज को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता हूं। इसलिए किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ना यह समझदारी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चैप्टर है जिसको पूरी तरह से छोड़ा जा सके। हाँ ठीक है सर, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात, बट ये कि सर मैं ये पूरा चैप्टर छोड़ के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं कर नहीं सकता, ये इसलिए गलत है क्योंकि आप ये मान के चलें उस चैप्टर पर भी जो सवाल आएगा वो आसान आएगा। बहुत सारे बच्चे उसको करके आएंगे क्योंकि वो भी सिर्फ फॉर्मूला याद करके गए थे और उनको सिर्फ पीवाईक्यूज देखकर इस बात का आइडिया था कि सवाल दिखता है, फॉर्मूला लगता है और आंसर बाहर आ जाता है। इसलिए आप भी किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से स्किप मत करिएगा, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट का जहां तक सवाल है, इस टाइम पर अपनी तैयारी को जज करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी टाइम स्पीड को चेक, कैलकुलेशन स्पीड्स को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके हो रहे हैं उन प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर दिया जाए। एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उन टेस्ट को कवर करने की कोशिश की जाए ताकि एक आइडिया लगे कि भाई मेरी स्पीड इस एग्जाम को करने की क्या चल रही, मैं कितनी एरर्स कर रहा हूं, मुझे किन किन चीजों पर अभी और कॉन्सेंट्रेट करना है। पहचान तो मैं गया था कि ये टॉपिक हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड था, लेकिन फिर भी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं आ रहा था। यानी एटलीस्ट आपको जो चीजें पढ़ी हैं आपने, उन चीजों में से अगर आप कोई चीज ना कर पाए तो वो आपको टेस्ट देखकर पता चलता है, और इसलिए वो बच्चा उन टेस्ट से उन गलतियों को सीखता है और उन चीजों को दोबारा रिवाइज करके अपने आप को मजबूत करता है। इसलिए इस टाइम पर भी जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सके आपको उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यही है कि अननेसेसरी किसी बहुत उल्टी सीधी थियरी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब आप रिवाइज करते वक्त अगर आपको ऐसा लगा कि सर मैं तो फिर से शुरू करूंगा, पहली पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, लास्ट पॉइंट तक पहले थ्योरी रिवाइज करूंगा जिसमें कम से कम 5 घंटे बर्बाद होंगे और उसके बाद मैं सवाल लगाने की कोशिश करूंगा, यह मुझे बहुत बेवकूफी लगती है। आपके पास आपकी खुद की
कुछ ऐसी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे माइंड मैप्स हो सकते हैं जिनको आपने पहले बना रखा था, और अगर ऐसा नहीं किया है तो आप जब किसी चैप्टर को रिवाइज करें तो उसके माइंड मैप्स भी अभी तैयार कर सकते हैं, या माइंड मैप से आप पढ़ सकते हैं, आपको जगह जगह माइंड मैप्स मिलते हैं। या फिर आप उस चैप्टर को पूरी डिटेल्ड थ्योरी में ना जाकर उसमें से मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि सर अगर मुझको वर्क डन कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का ये केस बनता है। सर इस तरह से मैं कुछ कुछ चीजों को डिवाइड करके अपने नोट्स तैयार करके उनको रिवाइज कर सकता हूं। तो आप अननेसेसरी बहुत डिटेल्ड थ्योरी को रिवाइज मत करिए। बेटर तो ये रहेगा कि जितना टाइम आप थ्योरी को डिटेल थ्योरी को रिवाइज करने में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर यह है कि आप सवालों की प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा आप पीवाईक्यूज या सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना फायदा हो। क्लियर है? तो मुझे यह समझ में आता है कि इन चीजों को अवॉइड किया जाए, और जो चीज करनी है ऑब्वियसली मैंने साथ साथ बताई भी तुमको। आप कोशिश करिए सर इधर उधर की बकवास ना करें, इधर उधर के मटेरियल सॉल्व ना करें, इधर उधर की किताबें के चक्कर में ना पड़े, किसी दोस्त के कहने पर आकर अरे तुम्हें पता नहीं है वो फलाना इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज्यादातर सवाल लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं, पुराने पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं। आप कहिए कि भाई देखो ऐसा है, तुम ही करके सेलेक्ट हो जाना, खूब तरक्की करना, खूब परसेंटाइल लेके आना। अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और वाकई में बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसका रीजन है जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो, उस एग्जाम में जो आने वाला है वो हमें पहले से पता होता है, वो हर बच्चे को पहले से पता होता है कि वो इन्हीं टॉपिक्स पर सवाल बनाएगा, और इन्हीं टॉपिक्स पर सवाल करने के अगर हम प्रैक्टिस करके चले गए तो हम भी एक बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। सब लोग इस चीज का ध्यान दे सकते हैं। ठीक, बहरहाल तो इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रैक्टिस जो करनी है वो पीवाईक्यूज से करनी है। पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यूज उठाए जा सकते हैं, भर भर के सवाल मिलते हैं, इतने सारे सवाल मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा कुछ और करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? और सबसे अच्छी बात क्या है, पीवाईक्यूज को करते वक्त आपको यह भी पता चल जाता है कि उस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीजें रिवाइज करनी। जो मैंने अभी पॉइंट लिखा था, इररिलेवेंट चीजों को अवॉइड करिएगा, वो इररिलेवेंट चीज आप पीवाईक्यूज करते वक्त ही आपको पता चल जाती है। अरे यार ये क्या दे रखा है, ये तो कभी पीवाईक्यू में आता ही नहीं। आप समझ रहे बात को? तो आप रिलेवेंट चीजों को डिस्कस करिए, रिलेवेंट चीजों की प्रैक्टिस करिए, और सबसे अच्छा है कि आप पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? कोशिश करते हैं ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम लेक्चर नोट्स। जैसा कि मैंने बोला, उल्टे सीधे वीडियोस, लंबे लंबे वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। एक एक चैप्टर को करते वक्त 12-12 लेक्चर निकल जाते हैं। 10-10 लेक्चर्स के वीडियोस देखोगे तो पूरा पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है जो आपके लेक्चर नोट्स हैं, जो आपने बना रखे थे, उन लेक्चर नोट्स से ही रिवाइज करें। साथ ही साथ जो आप वीडियोस के साथ लेक्चर नोट्स मिलते हैं, आप उन लेक्चर नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हैं। बट पूरे वीडियो को देखना समझदारी नहीं है। हां, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो से देख सकते हैं, बट बेटर यही है कि आप लेक्चर नोट से रिवाइज करें। क्लियर है? और कोशिश फिर वही है सर, रिलेवेंट चीजों पर फोकस करें, उल्टी सीधी बकवास पर बिल्कुल फोकस ना करें। चाहे कोई कुछ भी कहे कि ऐसा जरूर करके जाना, वैसा जरूर करके जाना, आप खुद भी समझदार हैं, आपको पता है कि भाई ऐसा है, मेरा जो टारगेट है वो ये, इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे ये बात पता है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीजें कर ली तो मेरा एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो आप किसी की बातें मत सुनिए, कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को फोकस रखिए कि भाई साहब केमिस्ट्री का पूरा पेपर, उसमें से 75% पेपर सर इन 6 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इन 7 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स में से पूछा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह के वो चैप्टर्स आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल बनाए जाते हैं। तो अरे यार, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको पता है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको रिवाइज, जिसके लिए हम आगे भी बात करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा फोकस मिलना चाहिए, तो मैं इधर उधर की बकवास से अच्छा इन चैप्टर्स पर फोकस करूंगा। और इन चैप्टर्स में भी बहुत डिटेल्ड थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं करूंगा, इन चैप्टर्स को पकड़ूंगा, इनके फॉर्मूले रिवाइज करूंगा, और कम से कम 5 सालों के पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे आपकी एक जबरदस्त तैयारी होगी, और साथ ही साथ एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाने के समझदारी नहीं। आप कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस आप कवर करके जाएं। हाँ, ये हो सकता है सर अभी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में, अलग अलग बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, वो भी अपने हिसाब से उन चीजों को पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप भी पीवाईक्यूज से कम उस चैप्टर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पीवाईक्यूज से आइडिया लेकर उससे रिलेटेड थ्योरी को एक बार पढ़ें, और उसके बाद उसके फॉर्मूले याद रखें और उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। मेरे हिसाब से हर चैप्टर को एक लेवल तक पढ़ के जाना जरूरी है। और ये उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपको कम अच्छे आते हैं, जो चैप्टर्स आपने एक बार सीखे हैं। अगर वो चैप्टर आप दोबारा रिवाइज करके नहीं गए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को सीखने
में आपने इतना टाइम लगाया था, अगर वही चीज आपके काम ना आई एग्जाम में क्योंकि आपने रिवाइज नहीं कर रखी है, तो इससे बड़ी बेवकूफी तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूं, जो एक बार सीखा था वो आना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर जो एक बार सीखा था अगर वो एग्जाम में गलत हुआ तो वो इतना दर्द देगा, वो दर्द आपको तब कभी नहीं मिलता जब आपको एक ऐसी चीज गलत करके आते हैं या कोई एक ऐसी चीज आप नहीं करके आते हैं जो आपने सीखी ही नहीं थी, तब आपको अफसोस नहीं होता। लेकिन एक चीज जो सीखी थी सिर्फ इसलिए गलत कराए कि रिवाइज नहीं की थी, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। सर, जिस बच्चे ने उस चीज को सीखने में टाइम लगाया उसके बाद भी उस चीज को रिवाइज करके नहीं गया, उस बच्चे को जेई में सेलेक्ट होने का या अच्छे परसेंटाइल लाने का कोई हक नहीं। तो मैं हर बार बोलता हूं, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको सिर्फ दौड़कर कवर नहीं किया जाता, इस एग्जाम को दौड़कर वापस आके जीता जाता है। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसकी फिनिश लाइन वहीं होती है जहां स्टार्टिंग लाइन होती है। ये वो एग्जाम नहीं है जिसकी फिनिश लाइन आगे और स्टार्टिंग लाइन पीछे होती है, दौड़कर आपने उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया और आप सिलेक्ट हो गए ना। ये एग्जाम वो एग्जाम है जिसमें आपको आगे भी जाना है और उसके बाद उसी स्टार्टिंग लाइन पर वापस लौट के आना है। जब तक आप रिट्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। यह एग्जाम एक खूबसूरत एग्जाम इसलिए माना जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, टेस्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, टेस्ट जरूर देने चाहिए। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर आपको आपकी प्रैक्टिस को वही सबसे ज्यादा जज करते हैं, इसलिए टेस्ट जितने हो रहे हैं उन टेस्ट को देने की कोशिश करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां कहां कम चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप चीजों को अभी भी सुधार सकते हैं। इन सब चीजों को अगर आप सही से करें तो आप ये काम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो कि एक बहुत जनरल है, लेकिन ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या है और आपका वीकली या डेली शेड्यूल क्या है। इस टाइम पर एक बच्चा सुबह उठकर अगर ये सोच रहा है कि आज कौन सा सीरियल आएगा, आज कौन सा मैच चल रहा है, आज मैं घूमने कहां जाऊंगा, आज फोन पर किससे बात करनी है, वो बहुत बेवकूफ है। आज तो सोते वक्त भी और उठते वक्त भी सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि आज मैं सो रहा हूं और सोते वक्त मेरी प्लानिंग कल सुबह की यह है कि मैं उठूंगा, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये लेक्चर अटेंड करना है, मुझे साथ ही साथ ये रिवाइज करना है। जिसके आज की प्लानिंग में रिवीजन इंक्लूड नहीं किया वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो रेगुलर अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से फॉलो करिए, बट उसके अंदर रिवीजन जरूर डालिए, क्योंकि जो बच्चा इस टाइम रिवाइज नहीं कर रहा है उसको जेई में अच्छी परसेंटाइल नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी मेहनत कर ले। आप समझिए मेरी बात को। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है और प्रॉपर प्लानिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। यानी जो बच्चा इस टाइम रिवीजन का प्लान करके चल रहा है उसको जरूर एक अच्छा परसेंटाइल मिलने वाला है। उसका रीजन यही है कि सर कम से कम सिलेबस के 70% सिलेबस के चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक अच्छे लेवल के चैप्टर्स होते हैं, और एक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा उनको या तो पढ़ चुका होता है या फिर अभी भी एक लेवल तक तैयार कर सकता है। तो अगर मैं 50-60% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कम से कम इतना मजबूत करके चला जाऊं, हाई लेवल नहीं, कम से कम इतना मजबूत करके चला जाऊं कि जिस लेवल पर अब तक पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो मेरा एक बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा ही आएगा। और फिर तो मैं यही कहूंगा, सारे जैसे सारे लोग कहते हैं वैसे हम भी कहेंगे कि जितनी कोशिश कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अब ये आखिरी के दिन बचे हैं। इन दिनों में भी अगर तुमने मेहनत नहीं की तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो हमारे पास एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है। मैं उनसे भी यही बोलूंगा, वो अटेम्प्ट तो सबके पास बचा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेई मेंस का इस अटेम्प्ट के बाद सिर्फ एडवांस की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि उनको अप्रैल अटेम्प्ट देने की जरूरत ही नहीं लगती होगी। तो मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट समझ लिया जाए, जो कि किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सर ज्यादातर सवाल जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर से या एक पर्टिकुलर एरिया से पूछे जाते हैं और जिनका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो अगर मैं पीवाईक्यूज को देखकर एक आइडिया लगाऊं तो अपने पूरे सिलेबस को एक नजर से गुजार सकता हूं और हर चैप्टर को एक लेवल पर तैयार कर सकता हूं। लेकिन इन सब के लिए फिर एक ही बात बोलनी चाहिए, वो यही है कि ऐसी मेहनत करो जो आज तक कभी की ना हो। और अगर कोई बच्चा आज भी इस चक्कर में लगा हो सर कितना पढ़ना चाहिए, जो आज भी YouTube पर यह वीडियो सर्च करता है कि एक जेई मेंस का एग्जाम 30 दिन में निकालने के लिए दिन में कितने घंटे की पढ़ाई जरूरत है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि इसका तो एक जनरल आंसर एक ही है, दिन में 24 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा आज दिन में 24 के 24 घंटे मेहनत कर रहा है, आप समझ रहे बात को, 24 से 24 घंटे का क्या मतलब? 24 से 24 घंटे का मतलब है जरूरी कामों को हटाने के बाद बचे हुए टाइम को, जो एक एक पल को यूज कर रहा है, सिर्फ वही एक अच्छी परसेंटाइल लाने वाला है। चाहे वो हो जो लगातार पढ़ता चला आ रहा है, चाहे वो हो जो इसने पढ़ाई अब शुरू की है। दोनों लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नंबरों को मैक्सिमम तुम तभी ला सकते हो जो इन बचे हुए 30 दिनों में जान लगा दो।
ठीक है, तो हम सब की तरफ से, पूरे पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, हम सारे टीचर्स की तरफ से, उन सारे बच्चों को जो अपने लिए एक अच्छा सपना सोच रहे हैं, जो अपने लिए एक अच्छा परसेंटाइल सोच रहे हैं, उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और वो सारे लोग जिन्होंने ये सोचा है कि हम आगे के अटेम्प्ट्स में अपना दिमाग लगाएंगे, मैं उन लोगों को भी यही बोलूंगा, कोशिश करो दोस्त, इस जनवरी अटेम्प्ट में ही एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए, और नहीं तो कम से कम इतनी कॉन्फिडेंस मिल जाए कि जेई का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है मेंस का, एटलीस्ट उसमें जबरदस्त स्कोर कर सको। ठीक है ना? तो खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो, सफल हो, और उम्मीद बहुत ज्यादा की जा सकती है। इस टाइम पर जो बच्चा बहुत सीधे तरीके से तैयारी करता, बिना अगल बगल देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप समझिएगा, बिना अगल बगल देखे का मतलब, सर हमें तो वो नहीं पढ़ा है सर, वो बड़ा मुश्किल होता ना, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है सर, हमें पता है कि क्या क्या चीजें करनी है। हर चैप्टर में ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सर, इन 5 पॉइंट्स पर ही जेई ने अब तक सवाल बनाए हैं, मैं इन 5 पॉइंट्स पर ही पीवाईक्यूज उठा के करूंगा, क्योंकि यही वो पूछता है। मैं अननेसेसरी कुछ बहुत मुश्किल चीजें सीखने की कोशिश या कुछ नया सीखने की कोशिश इस टाइम बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सब करने का मुझे बाद में टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं बहुत सीरियसली एक फोकस रास्ते में, एक प्लानिंग के साथ, आज मुझे ये रिवाइज करना है, आज मुझे ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, इनको लेक्चर नोट से रिवाइज करके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, लेक्चर नोट से रिवाइज करके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर पर कम से कम अगर 30-40 पीवाईक्यूज या 20-25 पीवाईक्यूज में सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरी एक अच्छी तैयारी बन जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, तो हम आज इतनी ही आपके साथ डिस्कशन करनी है। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।